हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 10.2 को। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों तो आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी हमने सॉल्व किया हुआ है। कहाँ मिलेगा आपको? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, ठीक है। वहीं पे आपको आपका हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप 7503644171। इस नंबर पे जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है बच्चों, हमारी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस भी चलती हैं, तो जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं वो बच्चे भी इस नंबर पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो 10.2 है, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। ये एक्सरसाइज बेस्ड है 10.2 हमारी ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर, करेक्ट। जो लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल प्रॉब्लम किया था विच वॉज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स विद रीजनिंग, ओके। तो उसी पे बेस्ड है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है रीजन के साथ, करेक्ट। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो या पिन कमेंट में आप चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 chords AB and CD ऑफ अ सर्कल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बात समझो, देखो हमारे पास 2 chords हैं बच्चों, ठीक है। ये एक सर्कल है, लेट अस से ये सेंटर है O, ओके, एंड देयर आर 2 chords। ये देखिए ये वाली कॉर्ड है, लेट अस से AB हमारे पास एक कॉर्ड है, सो कॉर्ड AB और एक और कॉर्ड ले लीजिए कोई भी, लेट अस से कॉर्ड PQ, करेक्ट। AB और PQ सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब कॉर्ड AB का भी डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो OM ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके। सो ये देखिए 4 हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए ये ON है, मान लीजिए ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी 4 है। सो AB कॉर्ड और PQ कॉर्ड दोनों का डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो क्या दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगी? यस, यही पूछा है इसने। देन AB इज इक्वल टू CD, तो कॉर्ड AB इज इक्वल टू, अच्छा दूसरी कॉर्ड का नाम CD रखा है इसने, आप CD रख दो, ठीक है ना। क्या AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा? तो आंसर इज यस। वाई? हमने पढ़ा हुआ है क्या कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं वो? 2 कॉर्ड्स दे दिए AB और CD, उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ और पूछ रहे हैं कि क्या कॉर्ड्स इक्वल होंगी, क्या AB इज इक्वल टू CD होगा? यस होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज बोथ द कॉर्ड्स आर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बस यही आंसर है आपका। तो ये देखिए आंसर इज ट्रू, और रीजन क्या है? बिकॉज द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 कॉर्ड्स आर इक्वल, ओके। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 chords AB and AC ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, ओके। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विद सेंटर O। ये एक सर्कल हमने ले लिया इस तरीके से, और ये देखिए इसका सेंटर O है, करेक्ट। नाउ अब देखिए वो आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 chords AB and AC ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ OA, ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ OA। मतलब पहले आपको OA ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सपोज यहां पर कोई पॉइंट है A, करेक्ट, और ये देखिए ये है OA, ठीक। अब आपके पास 2 chords हैं, कौन कौन सी chords हैं? AB एंड AC। इन दोनों कॉर्ड में खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि A कॉमन है, चेक करो AB और AC में A कॉमन है। बात समझो, OA के ऑपोजिट साइड, मतलब एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ 2 कॉर्ड्स होंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, अगर हम B को यहां पे ले लें, ठीक, तो ये देखिए कॉर्ड AB दिख रही है, ठीक है। और अगर हम C को यहां कहीं पे ले लें, ठीक, तो कॉर्ड AC आपको दिख जाएगी। तो कॉर्ड AB और AC OA के ऑपोजिट साइड है, OA के ऊपर है कॉर्ड AB और OA के नीचे है कॉर्ड AC। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि भाई OA के ऑपोजिट साइड है कॉर्ड AB और AC, तो क्या एंगल OAB और OAC इक्वल होगा? चेक करो, एंगल OAB कहाँ है? OAB यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल OAC, क्या ये दोनों एंगल स्टूडेंट्स आपस में इक्वल होंगे? ये वाला और ये वाला, क्या ये आपस में इक्वल होंगे? तो देखो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे जब दोनों कॉर्ड्स का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। क्या इन्होंने कहीं पे कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल दिया है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, एक्चुअल में क्या हो रहा है, बात समझो जरा। हो ये रहा है, बहुत ध्यान से चेक करो। इफ मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो
मान लो, अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम, मान लो भाई थोड़ी देर के लिए, मान लो कि कॉर्ड AB का लेंथ AC के इक्वल है। कॉर्ड AB का लेंथ किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है ना। अगर आपने ये मान लिया, बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, कि कॉर्ड AB का लेंथ AC के इक्वल है, ठीक, AB कॉर्ड AC के इक्वल है, आपने मान लिया। अब आप एक काम करो बच्चों, यहां से देखिए, ये O को B से ज्वाइन करिए, ठीक, और O को C से ज्वाइन करिए, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, AB ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है ये वाला, ठीक है, और AC ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है ना भाई। AB और AC को आपने इक्वल मान लिया, तो AB ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया? BOA, और AC ने क्या बनाया? AOC, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब समझो, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x, करेक्ट। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ट्राइंगल OBA को देखो, OBA को दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे? OB रेडियस है और OAB क्या है? रेडियस है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही है। अब सुनो, इस ट्राइंगल को मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। OBA को मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूं इसको, ये इस तरीके से ट्राइंगल है, ये O यहां है, A यहां है, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये x है, यहां पे देखो OAB को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, ये x है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि ट्राइंगल OBA आइसोसेलेस है, जिसमें OB इज इक्वल टू OA, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी तो आपस में इक्वल होते हैं, यस और नो? यस, यानी कि ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, यस और नो? करेक्ट। तो सुनो, अगर मैं इसको y मान लूं और इसको भी अगर मैं y मान लूं तो कोई प्रॉब्लम है? बताइए। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लगाइए। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस x इज इक्वल टू 180, सही है ना। और यहां से y प्लस वाई कितना हो गया? 2y, और x जाएगा उधर, तो 180 माइनस x, और 2 नीचे जाके डिवाइड लगा देगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके सॉल्व कर लो, कर सकते हो स्प्लिट। कैसे स्प्लिट होगा? 180 बाय 2 से काट मत देना, पहले 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 180 बाय 2 और माइनस x बाय 2। 180 बाय 2 कितना हो जाएगा? 90। सो यहां से y का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 90 माइनस x बाय 2। यस और नो? यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि y का वैल्यू कितना आ गया? 90 माइनस x बाय 2। बात समझिए, यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो, ये y जो है ये आपका क्या है? 90 माइनस x बाय 2। x के टर्म्स में हमने ये एंगल निकाल लिया। क्यों सर? क्योंकि हमने इसको x माना हुआ है ना, तो जो क्वांटिटी गिवन है उसके टर्म्स में तो आंसर निकालोगे। तो x के टर्म में ये कितना आ गया? 90 माइनस x बाय 2। इसी तरीके से ये आ गया 90 माइनस x बाय 2, ठीक है ना, ये आ गया। यानी कि ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90 माइनस x बाय 2, ठीक। और ये एंगल भी कितना आ गया? 90 माइनस x बाय 2। अब सुनो, अब आपको मैं दिखा रहा हूं ट्राइंगल OAC को लेके चलिए, ट्राइंगल OAC को लेके चलिए स्टूडेंट्स। यहां पे दिखाएं, ये ऐसे, ठीक, ये O है, ठीक, ये A है और ये C है। OC और OA इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC, यस और नो? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OA OC आपस में इक्वल है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करेक्ट। यानी कि, और ये x है यहाँ पर सेंटर पे, ठीक भाई, चेक करो ना, ये x था तो ये भी x है। एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर्स आर इक्वल, ठीक। अब सुनो, इसको z मान लो। अब बच्चे बोलेंगे सर z क्यों मान रहे हो? अरे भाई जरूरी थोड़ी ना कि ये y हो, z मान के z की वैल्यू निकाल लो और देख लो कितना आ रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? z प्लस x इज इक्वल्स टू 180। सो z प्लस z कितना आ जाएगा? 2z और प्लस x इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से आप x का वैल्यू, सॉरी यहाँ से आप निकालोगे तो 2z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस x, और 2 से उधर ले आके डिवाइड लगा दोगे तो z इज इक्वल्स टू 180 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो तो कितना आ जाएगा? 180 बाय 2 जो कि 90 हो जाएगा, माइनस x बाय 2। ओके, तो अब आपने देखा z भी कितना आ गया? 180 माइनस, सॉरी 90 माइनस x बाय 2, 90 माइनस x बाय 2, और ये भी कितना आ गया? 90 माइनस x बाय 2। ओके, तो यहां से देखिए जरा, तो ये एंगल भी कितना आ गया? 90 माइनस x बाय 2, और ये एंगल भी कितना आ गया? 90 माइनस x बाय 2। तो यही तो हमें करना था क्या? सुन लो मेरी बात ध्यान से, हमने AB को जब AC के इक्वल मान के चल गए थे, माना था ना मैंने,
ए बी इज इक्वल टू ए सी को जब मैं इक्वल मानते हुए चल रहा था तो आपने देखा क्या कि ओ ए बी, एंगल ओ ए बी कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाय 2, और एंगल ओ ए सी भी कितना आ गया, एंगल ओ ए सी भी कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाय 2, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गए। सुन लो, ओ ए बी भी एक्स बाय 2 और ओ ए सी भी दोनों एक्स बाय 2 है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब कॉर्ड ए बी ए सी के इक्वल होती है, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब और मैं इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा सा फील इस तरीके से ले सकते हैं इसका कि अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल ना हो, ये देखिए यहां पर ए है, यहां पर ओ है, करेक्ट। ये देखो बच्चों, ये हो गई ए बी और ये देखिए ये हो गई ए सी। ए सी का लेंथ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, तो खुद दिमाग लगाओ, ओ ए को ऐसे ज्वाइन करो, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको यहाँ। तो सुनो, ए बी तो यहाँ बड़ा एंगल बनाएगा, मान लो एक्स बना रहा है, और ए सी यहाँ पर कुछ और बनाएगा, एक्स नहीं बनाएगा। तो जब सेंटर पे जो एंगल हैं वो ही नहीं आपस में इक्वल होंगे, तो ये वाले और ये चारों आपस में इक्वल हो नहीं सकते। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो इतना लंबा चौड़ा आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, तो मैंने आपको समझा दिया। सिंपल सा फंडा ये है कि एंगल ओ ए बी और ओ ए सी तभी इक्वल होंगे जब कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना। कॉर्ड का ओ ए के ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होना मैटर नहीं करता है, कॉर्ड्स का लेंथ में इक्वल होना मैटर करता है, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि द एंगल्स विल बी इक्वल ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये एंगल आपस में तभी इक्वल होंगे जब कॉर्ड्स का लेंथ ए बी ए सी के इक्वल होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश इंटरसेक्ट एट 2 points A and B, देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AO डैश B। सुनिए ध्यान से, आपको क्लास में क्या पढ़ाया गया है? आपको क्लास में पढ़ाया गया, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक, तो सर्कल में अगर एक सिंगल सर्कल है, एक ओनली सिंगल सर्कल है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना, याद है आपको? तो ये थ्योरम तो आपने पढ़ी है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये तो पढ़ा, मान लो ए बी कॉर्ड और ये वाली पी क्यू कॉर्ड ये आपस में इक्वल है, करेक्ट। यानी कि गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये अगर आपको गिवन है तो ए बी सेंटर पे, सेंटर ओ है, ए बी सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा दिस एंगल, एंगल ए ओ बी, और पी क्यू जितना करेगा ये आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है क्या कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सर्कल है लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सुन लीजिए, अगर आपके पास टू डिफरेंट सर्कल है और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों के रेडियस क्या है, दोनों के रेडियाई इक्वल है, तब भी ये वाली थ्योरम काम करती है। मतलब अगर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड आपको मिल रही हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक सर्कल इस तरीके से है और दूसरा सर्कल इस तरीके से, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोल दिया कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका सेंटर है O और इसका सेंटर क्या है, O डैश है, करेक्ट। और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समझो इसका भी रेडियस कितना है, R है, इसका भी रेडियस कितना है, R है। तो अगर इन दोनों सर्कल में, पहली बात तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, दूसरी बात अगर उनके इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब ये देखिए ये AB है और यहां पे देखिए ये PQ है, और अगर आपको गिवन है क्या, सबसे पहले तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों का रेडियस क्या है, R है, और अगर कॉर्ड्स भी इक्वल है तो दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये चीज आप तब नहीं लगा सकते हो, कब? जब आपके पास दो सर्कल्स हैं। अब मान लो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका है कैपिटल R, दोनों रेडियस आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे देखिए कॉर्ड AB दे दिया, हाँ, और यहाँ पे उसने कॉर्ड आपको PQ दे दिया, और उसने बोल दिया क्या कि AB इज इक्वल टू PQ, यानी कि कॉर्ड का लेंथ इक्वल कर दिया है। तो क्या कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे? जवाब है नो 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 नो। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो, यहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल PO डैश Q, ये एंगल इक्वल नहीं है। हालांकि कॉर्ड्स इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि सर्कल ही कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। तो जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल उसने बोल दिया। अब टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, अगर इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स आपको मिल गई तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश
इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो बना लो। ये देखिए ये एक सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, और स्टूडेंट्स इसका जो सेंटर है वो O है, और दूसरा सर्कल भी है ये इस तरीके से, और इसका भी सेंटर क्या है, O डैश है, इसका सेंटर O डैश है, इसका O, इसका O डैश। ठीक है, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, A एंड B पे। देखिए ये फर्स्ट सर्कल है ये वाला, ये सेकंड है। देखो देखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा आपको, फिगर शायद अच्छा ना बना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों का रेडियस सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, सो इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, A एंड B पे। अब बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, अगर मैं A को B से ज्वाइन कर दूं तो यही AB कॉर्ड हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट सर्कल के लिए, और AB कॉर्ड हो जाएगा किसके लिए, सेकंड सर्कल के लिए। कॉमन कॉर्ड है ना, ये AB फर्स्ट वाले की भी कॉर्ड है और AB सेकंड वाले की भी कॉर्ड है। तो जब आप फर्स्ट वाले सर्कल को देखोगे तो AB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, एंगल AOB, और जब आप सेकंड वाले सर्कल को देखोगे तो इस कॉर्ड AB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, AO डैश B। क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, यस सर, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, ये जो कॉर्ड AB है ये इक्वल कॉर्ड ही तो है क्योंकि कॉमन है। तो इक्वल दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रेंट है और कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। कोई डाउट है बताइए, तो बस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो हमने बोला ट्रू, और रीजन क्या दिया हमने, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द रेस्पेक्टिव सेंटर। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जो लाई करते हैं पॉइंट, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करने वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे कि ये देखिए A, B और C ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर, तो ये हो गया एग्जांपल किसका, कोलिनियर का, करेक्ट। तो A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या होता है, जब आपका कोई एक पॉइंट इस लाइन से बाहर चला जाए, ठीक है ना, जब ऑल द 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन, करेक्ट। नाउ देखिए कैसे, ये पॉइंट A है, ठीक, और ये पॉइंट आपका क्या है, C है, ठीक, और B अगर यहाँ आ गया तो इस तरीके से देखिए, अब ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर हो गया, क्योंकि एक सिंगल लाइन में कौन कौन आ सकता है, या तो देखो A और C को ज्वाइन करोगे तो AC आ सकता है, B मिस हो जाएगा। अगर आपने AB को ज्वाइन किया तो आपका C मिस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने BC को ज्वाइन कर दिया तो आपका A मिस हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कोलिनियर का एग्जाम्पल है, करेक्ट। ये क्या है, नॉन कोलिनियर, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, यानी कि इनके पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है। सो A, B एंड C आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। A circle can be through a 3 collinear points a circle can be drawn। क्या एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट से? आंसर है नो। क्यों? सर्कल ड्रॉ करने का मतलब ये है कि सर्कल तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास करेगा बस। या तो सर्कल इन दोनों से पास कर सकता है, ये देखो ऐसे करके कुछ है ना, या तो इन दोनों से पास करेगा और या तो इन दोनों से पास करेगा, ठीक है ना। एक तीसरा पॉइंट आपका मिस हो जाएगा यहाँ पर। अब सीधी सीधी बात सुनो, सीधी सीधी बात ये है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स से एक सर्कल तभी पास कर सकता है जब तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। याद है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 3 कोलिनियर पॉइंट से थोड़ी ना सर्कल पास होता है। 3 कोलिनियर पॉइंट से अगर आप पास कराने की कोशिश करोगे तो किन्हीं 2 पॉइंट से तो शायद पास हो जाए, तीसरा मिस हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज है। तो अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमारे पास कोई सर्कल है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो तीसरा पॉइंट जो कि उन दोनों पॉइंट के कोलिनियर है, उस तीसरे पॉइंट से सर्कल पास नहीं कर सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो बस ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इसका रीजन सिंपल सा है, स्टेटमेंट ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब माना कि भाई सर्कल 2 पॉइंट से पास भी कर रहा होगा, लेकिन जो तीसरा पॉइंट इन दोनों के साथ कोलिनियर है वहां से सर्कल नहीं पास हो सकता है, ठीक है ना। तो बिकॉज अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स कैन नॉट पास थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज कोलिनियर टू दिस पॉइंट। ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर हम मान भी ले कि जो हमारा सर्कल है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन 2 पॉइंट्स जो भी है, लेट अस से
ए एंड बी, यहां से मान लो सर्कल पास भी कर रहा है, तो जो आपका थर्ड पॉइंट बचा हुआ है जो कि इन दोनों पॉइंट के साथ कोलिनियर है, क्यों कोलिनियर है? क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ये सर्कल जो थर्ड पॉइंट बचेगा जो कि इन दोनों ए और बी के साथ कोलिनियर, वहां से पास नहीं कर सकता है। पढ़ो, कह रहा है बिकॉज अ सर्कल थ्रू टू पॉइंट्स कैन नॉट पास थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज अ कोलिनियर टू दीज पॉइंट। ओके, नोट कर लीजिए। Question number 5 is a very easy question. A circle of radius 3 cm can be drawn through 2 points A and B such that AB is equals to 6. अगर किसी सर्कल का रेडियस कितना है? 6 है। ये देखिए एक सर्कल है इस तरीके से आपके पास, और इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर गिवन है, करेक्ट? तो इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये सेंटर है आपका O, और रेडियस कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या एक सर्कल ऐसा बना सकते हैं हम? कहाँ से पास करें? A और B से पास करना चाहिए, सच दैट AB इज इक्वल्स टू 6। यस, क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर A को अज्यूम कर लें और AB एक डायमीटर अज्यूम कर लें तो AB कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O से A तक रेडियस है 3, O से B तक भी कितना हो जाएगा आपका? 3। सो पूरा AB कितना हो जाएगा आपका? 3 + 3 6। तो ये AB जो कि डायमीटर है, रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई सर्कल का रेडियस अगर 3 है तो क्या एक सर्कल हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो कहां से पास कर रहा हो? A और B से, सच दैट कंडीशन क्या है कि AB कितना हो जाए? 6 हो जाए। यस, ऐसा हो सकता है। ये देखिए ये सर्कल है और AB का लेंथ कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है, लेकिन इस टाइम AB आपका डायमीटर हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है? ठीक, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, रीजन बिकॉज AB विल बी द डायमीटर। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है इफ AOB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, नाउ यहां पे देखिए जरा, एक सर्कल है हमारे पास और ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है, करेक्ट? O, AOB इज डायमीटर, दिस AOB क्या आपका डायमीटर है, करेक्ट? इफ AOB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई पॉइंट C है, सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट C है कहीं पे, ये इस तरीके से, करेक्ट? तो हमसे ये पूछा है कि देन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे ख्याल से तो हो सकता है। कैसे? A को C से ज्वाइन करिए और B को C से ज्वाइन करिए। अब बहुत ध्यान से चेक करिए, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, ये देखिए ना, AOB डायमीटर है तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये अगर 90 हो गया तो ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एट C। तो ये हो गया 90। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि 90 के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा दैट इज व्हाट? AB। सो AB मींस हाइपो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। ओके, क्या यही स्टेटमेंट इन्होंने हमें दिया हुआ है? चेक करो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यस, करेक्ट। तो बस ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसका रीजन क्या है? एज एंगल C इज अ राइट एंगल, और एंगल C राइट एंगल क्यों है? बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा और इस स्टेटमेंट को ये ट्रू कर देगा, करेक्ट? ओके, ठीक है ना? और बहुत ध्यान से चेक करो कि एंगल C को मैंने 90 इसलिए बोला है, अपने मन से नहीं बोला है मैंने, इसलिए बोला है क्योंकि AOB डायमीटर है। AOB क्या है? डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल में ही तो एंगल होगा। ठीक है ना? ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल A इज इक्वल्स टू 90, B इज इक्वल्स टू 70, C इज इक्वल्स टू 95 एंड D इज इक्वल्स टू 105। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। ओके, तो ये देखिए A और यहाँ कहीं आ रहा है आपके पास B और यहाँ कहीं आ रहा है आपके पास C। और एक ध्यान रखिएगा, नेमिंग करते टाइम या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ABCD, करेक्ट? ये देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एंगल A कितना है? 90 डिग्री। एंगल B कितना है बताइए? 70 डिग्री। ओके, और एंगल C कितना है? 95 डिग्री, करेक्ट? और एंगल D कितना दे रखा है आपको? 105 डिग्री। ठीक है ना? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत होती है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस C कितना होना चाहिए? एंगल A प्लस C कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, है ना? तो चेक करो क्या ऐसा हो रहा है? एंगल A और प्लस एंगल C निकालिए, कितना आ जाएगा? वैल्यू रखो। एंगल A कितना दिया है? 90 डिग्री प्लस एंगल C कितना दिया बच्चों? 95 डिग्री, करेक्ट?
इसको आपने ऐड किया तो आपको कितना मिल गया 185। ओहो ये तो प्रॉब्लम हो गई, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस नहीं हो सकती जो इन्होंने हमें दिया हुआ है। करेक्ट। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, देखिए एंगल बी और प्लस एंगल डी को जब आप चेक करोगे, एंगल बी और प्लस एंगल डी को चेक करोगे तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। आप चेक करो एंगल बी और प्लस एंगल डी को जब आप चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री और प्लस 105 डिग्री। तो ये भी मेरे ख्याल से 100 कितना आ रहा है 75 ना, ये आ रहा है 175 विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। करेक्ट, तो ये चीज़ है। करेक्ट, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक, और इसका रीजन कुछ भी दे दो, चाहे आप बोल दो कि भाई एंगल ए और प्लस एंगल सी इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल बी और प्लस एंगल डी इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। दोनों में से कुछ भी आप एग्जांपल देके इसको काउंटर कर सकते हो। नाउ एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक तो नहीं है लेकिन क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यस सर, ये साइक्लिक तो नहीं है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि चेक करो, अगर आप इसके ऑल द 4 एंगल्स का सम करते हो तो आपको 360 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 90 प्लस 70 प्लस 95 प्लस 105 ऐड करिए, 360 मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। कैसे? 105 प्लस 95 कितना हो गया 200, 200 प्लस 70 270 हो गया, और 270 और प्लस 90 270 और प्लस 90 करिए, कितना हो जाएगा आपके पास 0, 9 प्लस 7 6 कैरी 1, और ये देखिए 360। तो ये क्वाड्रिलेटरल, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है तो क्वाड्रिलेटरल है, बट ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 360 सॉरी इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 नहीं आ रहा है। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ध्यान दें, एंगल बी ए सी टोटल आपके पास 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी, जिसमें से आपको एंगल बी ए सी दिया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखिए यहाँ बी है और यहाँ सी है, और ये देखिए यहाँ पर ए है। सो एंगल बी ए सी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, फिर इन्होंने हमसे बोला है कि एन एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 60। ठीक है, देन डी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल बी डी सी कितना है 60। ठीक, तो क्या डी जो है वो इस सर्कल का सेंटर होगा? कौन से सर्कल का सेंटर होगा? सर्कल थ्रू एबीसी, मतलब एक सर्कल है जो कहां से पास कर रहा है एबीसी से। अच्छा, क्या एबीसी से सर्कल पास कर सकता है? यस सर, क्योंकि 3 पॉइंट से एक सिंगल सर्कल पास कर सकता है, हमने पढ़ा है। 3 नॉन कोलिनियर है ना, ये एबीसी नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं। तो एबीसी से सर्कल इस तरीके से एक पास हो सकता है। अब देखो, सोचने वाला ये सोचेगा कि भाई यहाँ कहीं डी होगा सेंटर, है ना, और ये देखिए ये डी, ठीक डी, और ये देखिए, तो सोचने वाला ये सोचेगा कि भाई ये वाला एंगल 60 होना चाहिए। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि एंगल बीडीसी बीएसी का डबल होगा। हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो सकता है? इस सिचुएशन में तो लग रहा है कि हाँ भाई डी क्या है, सर्कल का सेंटर है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा कि एंगल बीडीसी 60 हो तो डी सर्कल का सेंटर हो? जवाब है नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे बहुत सारे डी हो सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। मान लो कि बच्चों डी यहां पे हो जाए, ये लीजिए, और डी अगर यहां पे हो जाएगा तो क्या ये एंगल 60 नहीं हो सकता है? बताइए। हाँ, अभी भी तो बीडीसी कितना है 60 है। क्या बच्चों कहीं पर डी यहां नहीं आ सकता है? सोचो, ऐसा हो सकता होगा कि डी अगर यहां आ जाए तो ये वाला एंगल क्या 60 नहीं हो सकता है? तब भी एंगल बीडीसी 60 हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि डी इस सर्कल का क्या हो, सेंटर हो। करेक्ट, तो ये चीज है बस। देखो, हो सकता है डी इसका सेंटर, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? ये पूछा उसने कि अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है सच दैट एंगल बी ए सी 30 है और बी डी सी 60 है, देन डी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी। तो क्या ऐसा श्योरली पक्का है कि डी उस सर्कल का सेंटर होगा जो सर्कल एबीसी से पास हो रहा है? जवाब है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे डी नाम के पॉइंट हो सकते हैं सच दैट एंगल बीडीसी कितना हो जाए। ये देखिए बीडीसी 60, बीडीसी 60, ऐसे बहुत सारे डी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो डी सर्कल का सेंटर हो जाए। करेक्ट, कौन से सर्कल का सेंटर? जो सर्कल एबीसी से पास कर रहा है, जो सर्कल एबीसी से पास कर रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज देयर कैन बी मेनी पॉइंट्स डी सच दैट angle BDC is equals to 60 degree and each such point cannot be the center of the circle through
ABC। ओके, नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ ABCD आर 4 पॉइंट सच दैट एंगल BAC 45 एंड एंगल BDC 45 देन ABCD आर कॉन्साइक्लिक। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले ये आप देखो, टोटल 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब उसने कॉन्साइक्लिक की बात करी तो पक्का ये चारों पॉइंट को लीनियर तो होंगे नहीं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं आ रहे हैं। तो आप सोचो, मान लो A यहाँ पे सोच लिया आपने, मान लो B यहाँ पे सोच लिया, और मान लो C यहाँ पे सोच लिया, और D कहीं और पे सोच लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो को लीनियर नहीं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। अब आप चेक करो क्या क्या दिया, BAC 45 दिया है, ठीक। तो BAC ये सबको ज्वाइन करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, ये इस तरीके से, ठीक है ना। BAC ये वाला एंगल आपको 45 दिया हुआ है, BAC कितना है 45। उसके बाद BDC 45 है, तो चेक करो BDC, तो B को D से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये देखिए ये BDC भी कितना है आपका 45 है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है क्या ये ABCD ये क्या कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं, यानी कि ये चारों के चारों पॉइंट क्या सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं? यस सर। क्योंकि अगर हम सोचें कि भाई हमारे पास एक सर्कल होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये देखिए, तो आप चेक कर लो बच्चों, देखिए ये देखिए BC जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो इधर वाला पोर्शन है, एक उधर वाला पोर्शन है। ये देखिए मेजर सेगमेंट और वो हो गया माइनर सेगमेंट। तो आप चेक करो, ये देखिए एंगल BAC और एंगल BDC ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। भाई एंगल्स इन द सेम सेगमेंट अगर इक्वल है तो इसका मतलब पक्का ABCD कहां आ रहे होंगे भाई, तभी तो सर्कल के सेगमेंट वाली थ्योरम यहां पर लग रही ना कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एंगल इक्वल दिए थे, और जब हमने इसको सोचा इस तरीके से तो हमें पता चला अरे एंगल BAC और एंगल BDC ये तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल वाले थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब ABCD कहां आते होंगे, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ABCD क्या है, कौन साइक्लिक है, कोई डाउट है बताइए। तो बस ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है इफ AOB इज अ डायमीटर, AOB क्या है आपका डायमीटर है, ये पॉइंट O है, AOB डायमीटर है, एंड एंगल ADC। अच्छा एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ना 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 ना, ये पॉलीगन है जिसमें 5 साइड है। चेक कर लो AD DC CE और BE है ना, और AB इसका फर्स्ट साइड है, AD सेकेंड, CD थर्ड, CE फोर्थ और BE इसका फिफ्थ साइड है। तो टोटल इसमें 5 साइड है, ध्यान देना। इसमें आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसमें मत लगा देना उठा के, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ये तो क्या है एक 5 साइड वाला पॉलीगन है, करेक्ट। नाउ देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं इफ AOB इज अ डायमीटर, ठीक है भाई मान गए AOB क्या है, डायमीटर है, ओके वेरी गुड, एंड एंगल ADC 120 है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ADC ये पूरा कितना है 120 है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि देन एंगल CAB 30, तो कह रहा है कि भाई अगर ADC को तुम क्या मान लो 120, तो क्या एंगल CAB, ध्यान से चेक करो CAB, जब इसने बोल दिया CAB तो C को A से ज्वाइन कर दीजिए, ये इस तरीके से। तो क्या ये एंगल 30 होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताइए। सुन लीजिए फिर से ध्यान से बच्चों, एंगल ADC को 120 मानते हुए अगर आप किसी तरीके से ये दिखा दें कि एंगल CAB कितना है 30 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, C को A से ज्वाइन किया, अब एक और कंस्ट्रक्शन करो, आप C को B से ज्वाइन कर दो। कोई डाउट है बताइए। जब आप ऐसा कर लोगे तो क्या आपको कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? यस सर। कौन सा? ADCB को देखिए, यानी कि इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये वाला पॉइंट E दे रखा था, तो इसको आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है ना। वैसे तो हटाना नहीं है फिगर से, लेकिन आप इसको रिमूव कर दीजिए, यहां से इसको आप रिमूव कर दो, तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि जब हमने C को B से ज्वाइन किया तो E नाम का जो पॉइंट है उसका कोई काम ही नहीं था हमारे पास, ठीक है ना, उसको आपने हटा दिया। अब आप देखो जरा, ADCB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों? क्योंकि ADCB ऑल द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ट्राइंगल ACB को देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? यस, क्योंकि ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। भाई चेक करो ना, AB डायमीटर है तो एंगल इन द
सेमी सर्कल इज 90। तो ये देखिए ये सी क्या हो गया आपके पास 90 हो गया, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इन ट्राइंगल ACB एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चेक कर लो, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90, भाई तभी तो उसने बोला था AOB क्या है, डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, ACB कितना है 90, कैसे, रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमने आपको क्या बोला था, हमने आपको ये बोला था कि ADC को 120 मानते हुए अगर आप CAB कितना ले आए 30 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सही है। अब सुनो, देखो CAB कब निकलेगा, जब आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, तो आप ट्राइंगल ACB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, ये सुनो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा। ADCB साइक्लिक है, ठीक है, सिंस ADCB इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो दिस एंगल D प्लस एंगल B, अरे भाई थोड़ी देर के लिए आप इसको AC को छोड़ दो ना, तो ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए, D और B, ठीक। तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। सो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल D का वैल्यू कितना है 120 है, और प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 120 राइट में जाएगा, तो यहां से एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये नीचे। सो एंगल B का वैल्यू यहां से आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है 60 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, इन ट्राइंगल ABC बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ट्राइंगल ABC में बहुत ध्यान से चेक करें, ये कितना है 60 है, ठीक, प्लस ये कितना है 90 है, ठीक, और प्लस ये वाला जो एंगल बच गया आपका ABC में, इसका नाम क्या है CAB। सो एंगल CAB इज इक्वल्स टू कितना रखना है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180 हो गया, ठीक। नाउ 60 प्लस 90 कितना होता है 150, 150 राइट में जाएगा, तो एंगल CAB का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। एंगल CAB इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करो, 90 प्लस 60 150, 150 राइट में जाएगा, 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 180 माइनस 150 कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगल CAB कितना आ गया आपका 30 डिग्री। सुन लो ध्यान से, एंगल CAB 30 डिग्री कैसे आया, तो जवाब है ऐसे आया, एंगल ADC को 120 मानते हुए आया, यस सर, क्योंकि जब अगर भाई एंगल ADC 120 होगा तभी तो भी कितना आया 60 आया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली प्रॉपर्टी से, और उसके बाद ही तो ट्राइंगल ABC में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और एंगल CAB आपका 30 आ गया। इसका मतलब कि भाई स्टेटमेंट तो इनका ट्रू है, क्यों कि ADC को इन्होंने 120 बोला, हमने भी यही माना था, और CAB को इन्होंने 30 बोला, हाँ भाई सही बात तो है। तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है, ठीक, और रीजन ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ सैंपल प्रॉब्लम हमें दी हुई हैं हमारी NCERT एग्जाम्पलर बुक में, तो वो सैंपल प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।